नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनावी प्रत्याशी संगीत सोम की। आज हम उनसे कुछ कड़वे सवाल और उनके जरिए उनकी पार्टी से कुछ तीखी बातें पूछना चाहते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की आहट जैसे जैसे तेज हो रही है, मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए हर तरीके के हथकंडे फिर अपनाए जाने लगे हैं, जिसे तमाम मर्यादाओं को तोड़ने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 11 फरवरी को होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण से ही राज्य के बाकी हिस्से में होने वाले मतदान के लिए चुनावी हवा बनने लगेगी। इसीलिए पश्चिमी यूपी के इस हिस्से में सियासी सरगर्मी इन दिनों बहुत ज्यादा है। शुरुआत कर दी है बीजेपी के नेता संगीत सोम ने। संगीत इनका नाम है, लेकिन इनके शब्द कानों में चुभ रहे हैं। संगीत सोम पर मंगलवार को चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हो चुका है। इसके ठीक एक दिन बाद यानी कल फिर संगीत सोम अपनी चुनावी रैलियों में नफरत के भाषण देते हुए देखे गए, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है। मुजफ्फरनगर दंगे, गोकशी से लेकर तमाम मुद्दों पर भड़काऊ बयान देने के आरोप पहले से ही संगीत सोम पर है। इन आरोपों के बाद आज हम संगीत सोम से पूछेंगे कि ध्रुवीकरण की राजनीति करना आखिरकार क्यों उनके लिए जरूरी है। हम संगीत सोम से यह भी पूछना चाहेंगे कि क्यों वो सबका साथ सबका विकास की राजनीति नहीं कर सकते। हम तो समाजवादी पार्टी और आजम खान साहब से भी पूछेंगे कि मुजफ्फरनगर दंगों का निपटारा अब तक क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसी वजह से एक मुद्दा संगीत सोम को मिला है, मामले को पोलराइज करने का, ध्रुवीकरण करने का। इन्हीं सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा हम तो पूछेंगे में, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, ये संगीत कानों को चुभता है। आज पूछ के देखिए उन 887 लड़कों से जो आज भी मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जेल में पड़े हुए हैं। 887 लड़के आज भी जेल के अंदर हैं। जब उनसे मिलने जाता हूं दोस्तों, तो वो रोते हैं सर पटक पटक कर। और क्यों रोते हैं? अरे भैया हमें बचा ले, हमें बचा ले। चुनावी यात्रा में दंगे का कीर्तन। आज तो हुए एक अत्याचार का हिसाब लिया जाएगा। बात ऐसी कि सामने वाले के दिल पर सट से लगे। जिनके कपड़े खूनों में सने हुए थे। सरधना के छिटकरी गांव में संगीत सोम। अरे मुख्यमंत्री जी, कुछ कावड़ हाउस भी बना दीजिए। जैसा राग अलापते दिखे, उससे साफ है कि एक दिन पहले आचार संहिता उल्लंघन के मामले से उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये ध्रुवीकरण की कोशिश है या नहीं, इसका फैसला चुनाव आयोग जब करेगा तब करेगा। फिलहाल तो मिशन जारी है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश में जितने भी कब्रिस्तान हैं, सबकी 4 दीवारी कराएंगे। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है इस बात पर। कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराइए, बहुत बढ़िया से मार्बल लगाइए। जरूरत पड़े तो अपने चाचा आजम खान को भी बैठा दो, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है मुख्यमंत्री जी। अगर मुझे दिक्कत है तो केवल इस बात की है मुख्यमंत्री जी कि रामलीला मैदान और शमशान घाट की भी करा दीजिए। एक दिन पहले ही संगीत सोम पर तब चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ, जब उनके प्रचार वैन से एक वीडियो क्लिप दिखाई गई। इसमें मुजफ्फरनगर दंगा, संगीत सोम की गिरफ्तारी, खेड़ा महापंचायत, बिसाहड़ा कांड, अखलाक हत्याकांड का जिक्र था और कैराना के हिसाब की कसक। संगीत सोम जब सड़क पर निकले तो उनके साथ हजारों नहीं लाखों लोग थे। प्रशासन के पैरों तले जमीन निकल गई और लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा काबू करने में नाकाम। पुलिस को आखिर संगीत सोम को ही आग्रह करना पड़ा कि वो लोगों का गुस्सा शांत करे। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संगीत सोम ने न सिर्फ प्रशासन की लाज रखी, बल्कि कानून व्यवस्था को संभालते हुए लोगों को शांत कराया। लेकिन कैराना का हिसाब अभी बाकी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद संगीत सोम का दावा है कि ये सब सत्ताधारी पार्टी की बौखलाहट का नतीजा है। 17 तारीख में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है। संगीत सोम कुछ भी दावा करे, लेकिन उनके बयान का बचाव उनके दल के नेता तक नहीं कर पा रहे।
साथ में बैठे नेताओं को हमले का मौका जरूर मिल गया। संगीत सोम हो या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हों, ये बार बार उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को घृणा और बंटवारे की राजनीति में बंटवाने का षड्यंत्र करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में और इनकी पैदाइश में सिर्फ दंगा, खून खराबा, मौत, लाशें, सांप्रदायिकता भरी पड़ी है। संगीत सोम इस तरह से पहले भी कर चुके हैं। संगीत सोम कोई मामूली शख्स नहीं। उन पर 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने, मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान उकसाने वाले वीडियो दिखाने, 2014 में पुलिस अधिकारी को धमकाने और 2015 में दादरी केस में पुलिस को धमकाने के आरोप हैं। ऐसे में पुराने जैसे नए आरोपों के बाद हम तो पूछेंगे कि क्या संगीत सोम के जरिए बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है? तो एक बार फिर हमारा सवाल सुनिए। आपके जवाबों का मुझे लगातार इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके जवाब बहुत जरूरी हैं ये जानने के लिए कि क्या वोटर्स को पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण की राजनीति समझ में आती है। क्या संगीत सोम के जरिए बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब 51818 पर हमको भेज सकते हैं। #HTP और #मजहबी सियासत के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर और हमारे फेसबुक पेज पर न्यूज़ 18 इंड पे जाकर और अपनी राय हमको भेजें। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़ी और गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने के जो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उसमें यहाँ स्टूडियो में दो खास व्यक्ति हैं मेरे साथ। हमारे पैनलिस्ट, मशहूर पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट शेष नारायण सिंह जी हैं, आपका स्वागत है। और साथ में है अब्रिजेश अवस्थी जी, जो कि RSS के मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। और जो बाहर से खास मेहमान मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी और संगीत सोम का बचाव करने के लिए यूपी बीजेपी के प्रवक्ता IP सिंह मेरे साथ हैं। हमारे साथ PL पुनिया साहब कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। राजीव राय जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, और सुधींद्र भदौरिया जी हैं BSP के नेता प्रवक्ता। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। शुरुआत करूंगा सीधे बगैर किसी लाग लपेट के। IP सिंह, माफी क्यों नहीं मांगते आप लोग उत्तर प्रदेश की जनता से? चुनाव में 20 दिन का वक्त बाकी है और जिस तरीके के बयान संगीत सोम ने दिए हैं, और आपके प्रवक्ता हैं आप, ना आपने ना आपकी पार्टी ने एक लाइन कही उनके आलोचना में। उनके खिलाफ FIR तक हुई है 24 घंटे पहले, क्यों नहीं? देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और भाषा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है। बहुत साफ तौर से बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और साथ साथ 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी। IP सिंह जी, मुझे बीजेपी का CV आपसे नहीं सुनना है। संविधान, मुझे बीजेपी का संविधान आपसे नहीं सुनना है IP सिंह जी। नहीं, आप आइए। आप आ रहा हूं नहीं, आप आइए। आप संगीत सोम पे बात करिए। संगीत सोम बीजेपी के सदस्य हैं, संगीत सोम बीजेपी के विधायक हैं, संगीत सोम बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं सरदाना से कि नहीं? प्लीज वेट। देखिए, भारत का संविधान चुनाव आयोग को बहुत अधिकार देता है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव उत्तर प्रदेश में हो या 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्षता के आधार पर हो। लेकिन जिस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश में रहा है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके सबसे बड़े पश्चिम के चेहरे मियां आजम खान हैं, जिनके IP सिंह साहब, मैं संगीत सोम के बारे में सवाल कर रहा हूं। मुझे आजम खान के बारे में सवाल करना होगा तो राजीव राय बैठे हुए हैं। आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। आप जानते हैं कि आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे आज। जिस व्यक्ति के खिलाफ FIR हुई, FIR के 24 घंटे के बाद फिर वो जहर उगलता है और नाम रखता है संगीत। नहीं सुमित जी, ये समाजवादी पार्टी से पूछिए कि जब मायावती की जो IP सिंह, अगर आपने इस बार मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर मत बोलिएगा कि आपको मौका नहीं मिला। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं आपको। संगीत सोम के बारे में, आजम खान के बारे में मैं पूछ लूंगा, मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। में जिसकी सरकार होती है वो मुकदमे दर्ज कराता है, वो जेलों में ठूसने का काम करता है, विपक्ष का उत्पीड़न करता है। माननीय IP सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपने इस डिबेट की शुरुआत में मेरे 3 सवालों के 3 जवाबों में
एक शब्द भी संगीत सोम के बारे में नहीं कहा। यह दिखाता है कि बीजेपी का वरद हस्त प्राप्त है। आलाकमान चाहता है कि मामले को पोलराइज किया जाए और आईपी सिंह यहां बैठकर संगीत सोम की बात ना करें और किसी और आदमी के बारे में बात करें। क्यों आप लोग जानबूझ के मामले को ध्रुवीकरण में तब्दील कर रहे हैं? देखिए, संगीत सोम की पॉपुलैरिटी पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। संगीत सोम ने वहां संघर्ष किया, उनके ऊपर तमाम मुकदमे मियां आजम खान के आधार पर थोपे गए। कम से कम 700 से ज्यादा नौजवानों को जेलों के अंदर कोर्ट नहीं है, संविधान नहीं है। अगर आजम खान ने मुकदमे कर दिए तो आपने आजम खान पे पलट के मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर दिया? क्रिएट किया है जनाब, ऐसे काम नहीं होता। आईपी सिंह साहब, कानून थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, किया है। आपकी बातों में मैं नहीं आने वाला। पीड़न होते रहे, लगातार एफआईआर मेरे पास होती रही और आईपी सिंह भारतीय साहब, जनता पार्टी, मेरे पास जो क्लिप दिखाई मैंने संगीत सोम की, उसकी भाषण की एक एक लाइन की फोटो, एक एक लाइन का ट्रांसक्रिप्शन है, एक एक लाइन का। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये भी दिखा दीजिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आईपी सिंह सिंह यादव और आईपी सिंह, आज बाबला संगीत सोम का हो रहा है। मुलायम सिंह आजम खान के बारे में जवाब देंगे राजीव राय। अमर सिंह और श्री मुलायम सिंह के नहीं ऊपर। नहीं नहीं, आप जानबूझ कर पोलराइज कर रहे हैं। इन 3 पन्नों में एक लाइन भी सबका साथ सबका विकास की नहीं है। इन 3 पन्नों में एक लाइन भी यूपी के विकास दर की बात नहीं है। इन 3 पन्नों के भाषण में जो उन्होंने कही, वहां पर एक शब्द भी उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए संगीत सोम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करने वाले हैं, कोई रोड मैप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कास्ट का नाम, मजहब का नाम और डराने का नाम को सिर्फ आप उनके विधानसभा तक सीमित मत करिए। मैं मीडिया से मेरी गुजारिश है कि वो पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में आप तो उनको हीरो बना रहे नेता हैं, उन्हें उनके आईपी सिंह आप उनको हीरो बना रहे हैं। आईपी सिंह आप ऐसे व्यक्ति जिस पर एफआईआर हुई है, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाए 24 घंटे पहले, आप उनको हीरो बना रहे हैं। बड़े नेताओं शेष को नारायण जेल जी, के अंदर ठूसने का शेष काम नारायण किया। जी, आप ये हंस रहे हैं आईपी सिंह की समाजवादी बातों पार्टी पर। को जवाब देना क्यों? होगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर ये बीजेपी के लोग इलेक्शन को पोलराइज करने के लिए, जाहिर है कि अगर ये पोलराइज करना चाहते हैं तो जो इनका विकास का नैरेटिव है वो यूजलेस हो चुका है। जिनका नोटबंदी का जो मेजर इनिशिएटिव था उस पर भी इनको भरोसा नहीं है, तो जाहिर है कि पोलराइज करने से, धार्मिक पोलराइजेशन से बीजेपी का फायदा होता है। ये पिछले 40 साल में हम देख रहे हैं। तो ये पोलराइजेशन जो है, अगर ये कर रहे हैं, और इनका दुर्भाग्य है कि अगर पोलराइजेशन के लिए इनको संगीत सोम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि आज इनकी पार्टी में है, और खुदा न करे अगर इनकी पार्टी के बहुमत ना आया तो किस पार्टी में होंगे। 2009 में वो किसी 3 बार पार्टी बदल चुके हैं। 2009 रह चुके हैं, बसपा रह चुके हैं, भाजपा में आगे जा 6 चुके बजे हैं। शाम को ये नेता थे किसी और पार्टी के, रात 9 बजे अमर सिंह ने इनको लोकसभा को उम्मीदवार बना दिया था, बस सपा का। तो बहरहाल अगर ये है तो ये इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये देश की सियासत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े मंच पर इन्होंने एक आदमी जिसके ऊपर कि इन्हीं की सरकार है दिल्ली में, और उसके चुनाव आयोग ने बाकायदा एक मुकदमा कर रखा है, एफआईआर कर रखा है, उसके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही बीजेपी प्रवक्ता की। ये देश की सियासत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं राजीव राय, क्योंकि बार बार नाम लिया गया मुलायम सिंह का, आजम खान का, और उस बीच में भी संगीत सोम ये कहते हुए देखे गए हैं कि 887 लोगों को बाहर निकालूंगा और आजम खान जो आपके चाचा है उनको जेल भिजवाऊंगा। आपकी राय राजीव राय? सुमित, इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है कि जो पार्टी और जिसके नेता सबका साथ सबका विकास की बात कहकर सत्ता में आए थे, बाद में उनके अध्यक्ष ने उनको जो सारी बातों को जुमला बता दिया, और जब चुनाव का मौका आया है तो माननीय मोदी जी भी विकास की बातें करके लोकसभा के चुनाव में आए थे। और जहां तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, माननीय मुख्यमंत्री का सिर्फ एक ही एजेंडा है, और हम चाहते हैं कि चुनाव सिर्फ उसी बात पर हो, विकास के बारे में। आपने सही कहा, उनकी सिटी में वो क्या करेंगे, क्षेत्र के मान प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए ही क्या करेंगे, इसकी कोई बात नहीं है। ये इनका जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, ऊपर का नेता कुछ और बोलता है, नीचे गोरखपुर में योगी हो, चाहे वहां सोम हो, चाहे कोई साध्वी मंत्री हो, जो इस तरह की भाषा करती है, तो दोनों तरफ से फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि सबको हमेशा के लिए आप बेवकूफ नहीं बना सकते। इनके दोहरे चरित्र को उत्तर प्रदेश के लोगों ने जान लिया है। आप कितने भी इनसे सवाल करेंगे, कल मैं दूसरे चैनल पर था, आप कितने भी इनसे सवाल करेंगे, कोई और चैनल का कोई एंकर कितना भी सवाल करेगा, इनको रटा रटाया दिया गया है
वही ये बोलते रहेंगे। सवाल कुछ भी हो, जवाब इनका वही होता है। ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मांग करता हूं कि अगर अपने जो भी वचन दिए हैं देश को, अगर उसमें थोड़ी सी सादगी और सच्चाई हो तो ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करिए। और चुनाव आयोग से भी अपील करता हूं कि ऐसे लोगों की आप भी समाजवादी उम्मीदवारी पर पार्टी में कभी पुनः अंदर विचार कभी करें। बाहर होते रहे हैं। पहले आप सफाई राज मैं कभी अंदर कभी बाहर नहीं हुआ आईपी सिंह जी, मैं कभी अंदर और कभी बाहर नहीं हुआ। गलतफहमी बांध लीजिए। वो आपको संगीत सोम जैसे नेता है जो बर्बादी यहाँ पर पोलराइज मत करिए आप दोनों लोग। सुदीन भदौरिया, पीएल पुनिया, दो और लोग हैं जिनकी पार्टियां चुनावी मैदान में है। आईपी सिंह जी प्लीज, आप प्रवक्ता के तौर पे आए अपनी पार्टी के लिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल भदौरिया साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। भदौरिया मैं साहब, कुछ कहना चाहता हूँ। भदौरिया साहब, मैंने देखा पिछली बार के जो चुनाव हुए 2012 के विधानसभा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी वो बहुजन समाज पार्टी रही। आपको लगता है कि इस तरीके की जैसे 2014 का एग्जाम्पल देखा हमने, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उसके बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, फिर वैसी चीजों को पोलराइज किया जा रहा है, फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, वोट पड़ने 15-20 दिन के बाद, आपको लगता है ये जानबूझ के सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? निसंदेह आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो रही है, ये उसी तरह से है जैसे लोकसभा के चुनाव के पहले मुजफ्फरनगर के दंगे के अंदर इन दोनों लोगों ने एक दूसरे पर हमलावर होकर उत्तर प्रदेश के अंदर खून की होली खेली, जिसमें 1 लाख लोग बेघर हो गए। हालांकि उसमें दोनों तरफ के लोग थे, मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। उसके बाद दादरी में अखलाक की लिंचिंग हुई, 400 उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हो चुके हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि दोनों लोगों की ये ताकत अब इस काम में लग गई है, क्योंकि कल परसों से जब से यादव सिंह की लिस्ट छपी है और राम गोपाल के बारे में श्री मुलायम सिंह यादव खुद कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से 4 बार वो मिल चुके हैं और उन्होंने खुद ये कोशिश की है कि किस तरह से दोनों लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में फिर से वो खून की होली खेलें। पर मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मतदाता सावधान भी हैं और सावधान रहने की जरूरत है उनको कि ये अखिलेश यादव की जो नौटंकी थी पिता पुत्र की, ये भी वो समझ ले और ये जो खेल हो रहा है इसको भी समझ ले। सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में जहां 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जहां पर 5 करोड़ लोग निरक्षर हैं, जहां 1 करोड़ लोग, मैं तो चुनाव आयोग से अपील करता हूं बेरोजगार है, बहुजन समाजवादी पार्टी का सिंबल जब्त करे, वहां पर कार्रवाई करे, मायावती जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, जो विकास मायावती जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है आधार पर ये आईपी सिंह जी मैं जानता हूँ, आईपी सिंह जी मैं जानता हूँ आपकी दुख है। आज आप जबरदस्ती बीच में बोलेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। आईपी सिंह मैं आऊंगा आपके पास। आईपी सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास। आईपी सिंह आप अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं, बाकी हर एक के गिरेबान में झांक कर जवाब देना चाह रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास आईपी सिंह। आईपी सिंह जी प्लीज, आईपी सिंह जी मजहबी सियासत का रंग इस डिबेट को मत दीजिए प्लीज। मैं आऊंगा आपके पास। पार्टी अपने हाथ रंगना चाहती है। मैं दर्शकों से बोलूंगा आप जरूर वोट करिएगा #मजहबी सियासत पर जाकर हिंदू एसटीपी में, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है। पीएल पुनिया और उसके बाद अवस्थी जी। पुनिया साहब क्या कहेंगे इस तरह की राजनीति में जहां पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश साफ देखी जा सकती है? क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में इस बात की तसल्ली है कि हमने गठबंधन करने का जो फैसला किया है उससे कम हमारे उम्मीदवारों को एक खास समुदाय के वोट तो मिल ही जाएंगे जो बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ध्रुवीकरण का प्रयास जो किया जाता है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह साहब बता रहे थे कि संगीत सोम को केवल सरदना के एमएलए के रूप में ही ना आंका जाए, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। क्या उनकी उपलब्धि है, क्या उनकी कारगुजारी है जिसके वजह से वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए?
जो क्लिप दिखाई गई उसकी शिकायत किसी और ने नहीं की, बल्कि वहां के लोगों ने की कि इस तरह के वो एलसीडी उस पे दिखाया जा रहा है। और उसमें इन्होंने क्योंकि विधायक है, विधायक के चुनाव लड़ भी रहे हैं, जाहिर है कि वो अपने मतदाताओं को कुछ बताना चाहते होंगे। उस एलसीडी में कोई काम इन्होंने क्या कराया है 4-5 साल में, उसका कोई जिक्र नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, 2.5 साल से ज्यादा है, बड़े बड़े कारनामे किए हैं जो बताते हैं, जो जनता के हित में हो या ना हो, लेकिन बहुत कुछ किया बताते हैं। किसी चीज का कोई जिक्र नहीं है। वो केवल जिक्र करते हैं तो केवल उन दंगों का जिक्र करते हैं, वो अखलाक के लिंचिंग का, जिसमें ये खुद संगीत सोम खुद पहुंचते हैं और उसके बारे में उसकी क्लिपिंग दिखाते हैं। तो ये सब क्या दिखाता है? ये सिर्फ दिखाता है कि माहौल को सांप्रदायिक तरीके से गर्म किया जाए और उसका लाभ उठाया जाए, राजनीतिक तरीके से लाभ उठाया जाए, क्योंकि चुनाव आ रहा है उसी की वजह से। और कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति से पूरी तरह से अलग है और पूरी तरह से निंदा करती है इस तरह की। और चुनाव आयोग ने केवल रिपोर्ट दर्ज करने तक केवल रिपोर्ट दर्ज करने तक सीमित ना रहे, केवल रिपोर्ट दर्ज करने तक सीमित ना रहे। ऐसे लोगों की जो फ्यूचर में इस तरह की जो बात करते हैं उस पर लगाम लगाई जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी। मायावती जी के बारे में आईपी सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया और साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि धर्म के नाम का इस्तेमाल नहीं होना है, और अगर ऐसा पाया गया तो आपका चुनाव भी रद्द हो जाएगा। क्या अवस्थी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बात, आईपी सिंह तो प्रवक्ता हैं तो उनकी तो मजबूरी है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की चीजें लोगों को नहीं सिखाई जानी चाहिए जो चुनावी मैदान में जा रहे हैं, कि हमको धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जात के नाम पर वोट नहीं मांगना है? सुमित जी, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था और अपेक्षा ये रखूंगा कि बीच में कोई ना बोले कम से कम। ये एक अगर सार्थक बहस करनी है, सांप्रदायिकता का मुद्दा अगर इतना गंभीर लगता है सचमुच, तो उस पर सार्थक बहस होनी चाहिए। पहली बात यह कि तमाम लोगों से पूछें कि क्या, मुझे अभी जितना आप लोगों ने दिखाया उसमें मुझे पर्टिकुलर ऐसा क्या लगा जिसको रेखांकित करके कहें कि संगीत सोम ने ये किसी को भड़काने वाली बात कही। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि क्या संगीत सोम इसमें अकेले? 1-2 दिन पहले सिर्फ मुलायम सिंह का एक बयान आता है कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के खिलाफ काम किया है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी तक वो अपने आप को मानते हैं, अखिलेश माने या ना माने। उन्होंने कहा इसमें किसी को कोई सांप्रदायिकता नजर नहीं आई राजीव राय जी को। बहन मायावती तो हमेशा ही कहती रही, पिछले अगर 2 महीने के लगातार बयान देखें तो मुसलमानों सावधान हो जाओ, मुसलमानों सावधान हो जाओ, ये एसपी और अगर आपको वोट दोगे एसपी को तो बेकार आपका वोट जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। इसमें कोई सांप्रदायिकता है क्या? वैसे एक बात, इससे भी बड़ी बात है, मैं इससे भी बड़ी बात मानता हूं कि मालदा पर और धूलागढ़ में, पश्चिम बंगाल में जो सांप्रदायिक हिंसा होती है उस पर कितने लोगों का बयान आया, कितने लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, कितने लोगों ने यह कहा कि इस देश में रहते हुए मुझे डर लगने लगा है। आज 19 जनवरी है सुमित जी, 2 अक्टूबर की, जिस तरह 2 अक्टूबर को साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, इस तरीके का गाना चला दिया जाता है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती की इतिश्री हो जाती है, ठीक उसी तरह 19 जनवरी को आज कुछ जगह कश्मीर पर चर्चा हो रही है। 27 साल हो गए हैं और ये 19 जनवरी भी पिछले 2 सालों से याद आ रही है, उससे पहले किसी को मालूम भी नहीं था। आप ये बताइए कि इस देश में 27 साल से अगर कोई है, सिर्फ 2 साल का जवाब मांगे कि 2 साल में क्या हुआ? अगर इस देश में क्या उस सांप्रदायिकता के विरुद्ध, उस सांप्रदायिकता के खिलाफ, अगर आपको याद पड़ता है कि किसी ने कोई बयान दिया हो, किसी ने कोई सम्मान वापसी की हो, किसी ने कोई मार्च निकाला हो, किसी ने कोई रोने लगा हो स्टूडियो में बैठ करके कि ये सम्मान मिला इस देश में, मैं नहीं रह सकता अब, अगर कोई ऐसा हुआ तो सचमुच मुझे बताइएगा। धूलागढ़ और मालदा की हिंसा में तो उतना टाइम सुमित जी बिल्कुल नहीं टोका, 2 मिनट हो गए, मैं बस 10 सेकंड। धूलागढ़ और मालदा की हिंसा को तो उतना टाइम भी नहीं मिला जितना कश्मीर की बर्फबारी को मिला है पिछले दिनों में। ठीक, आप ये बताइए कि आप ये कह देंगे कि वो सांप्रदायिकता नहीं है तो मैं मान लूंगा, आप ये कह दीजिए कि वो सांप्रदायिकता नहीं है, सांप्रदायिकता ये है। मैं ये मान के चल रहा हूं, आपने सवाल मुझसे पूछे। नहीं, आपसे नहीं, सिर्फ एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं। राजनीतिक पार्टी अपना जवाब देंगे, लेकिन मैं नहीं, ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, मैं कह रहा हूं। मैं इसलिए मैंने कहा कि किसने दिया ऐसा। अब निजेश जी, आपने करीब 2 मिनट बोला, 6 बातें बोली आपने,
मुलायम सिंह, मायावती, कश्मीर, टीएमसी, मालदा, है ना, तमाम बातें की आपने। आपने एक शब्द संगीत सोम के बारे में नहीं मैंने कहा नहीं कहा। मैंने कहा अगर आप भूल रहे हैं, मैंने कहा कि जो आपने फ्रेम दिखाया, ऐसी कौन सी भड़काने वाली बात की आपने, ये मुझे कहा ना? बताइए आप, अगर है तो मैं स्पष्ट रूप से। आपको लगता है कि ऐसे एक नहीं, आपने जो रिपोर्ट दिखाई, क्योंकि मैंने उसी रिपोर्ट में है, उसी रिपोर्ट में संगीत सोम की उस रैली में मौजूद नहीं था। चाचा आजम खान को बंद कर दिया जाएगा, 887 को मैं छुड़ा के लाऊंगा, एक एक अत्याचार का हिसाब लिया जाएगा, उनकी जो सीडी चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि कैराना का हिसाब लेना बाकी है। वहां पर तो एक इमाम जो प्रधानमंत्री के खिलाफ, और सहारनपुर में वो जो उसकी भी आलोचना हुई। प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काट देंगे, बोटी बोटी काट देंगे, बोटी बोटी काट देंगे नरेंद्र मोदी की, ये कहा गया था। और पता क्या कहा आज में दिखा गया है कि हमारी तो यहाँ की तो भाषा ही ऐसी, भदौरिया जी तो भाषा ही ऐसी है। भदौरिया जी, पुनिया जी से पूछे ना, वो जो कांग्रेस का वहां पे कैंडिडेट है इमरान से। भदौरिया जी कुछ बोल रहे हैं। सुमित जी, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, सुमित जी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, हम लोग तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं और अपने दल के बारे में बात करते हैं, पर पत्रकार मैं शेष नारायण जी को बहुत ही ऑब्जेक्टिव मानता हूं और ऑब्जेक्टिवली अपनी बात रख रहे थे, पर जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी, मुझे लगा ये पत्रकार नहीं, ये संघ के प्रवक्ता है। मैं कहना इसलिए ये चाहता हूं, मैं उम्मीद करता था अगर हमारी आलोचना करते तो ये सोम संगीत की भी आलोचना करते, पर जिस तरह से इन्होंने अपनी प्रस्तुतिकरण की है, इससे ये स्पष्ट हो गया है मैं याद दिला देता हूं, मैं सुनिए ना, पार्टी और समाजवादी पार्टी की कोशिश है आज आप कि बहुत समाज विरोध को की बात करते हैं। देश को 2002 पर में हिंदुस्तान मायावती की जी जनता माननीय होने नहीं देगी प्रधानमंत्री जी इसको। को सीएम के नाते गुजरात में प्रचार करने गई थी। हम उसका मैं एक याद का दिलाना जवाब चाहता देंगे। हूँ, आप हमसे बात आज आप कीजिए, हम सांप्रदायिक हो गए एक-एक का जवाब देंगे। आज आप हम सांप्रदायिकता एक-एक के का आधार जवाब पर देंगे। बात कर रहे हम हैं। एक-एक का आज जवाब आप देंगे। सांप्रदायिकता अब के हमसे आधार बहस पर कीजिए। साफ साफ मुसलमानों हम को चेतावनी आपसे आपकी नेता देती है। एक मिनट, कि आप आईपी सिंह जी, सतर्क हो जाइए। आईपी सिंह जी, सुधीर भदौरिया, एक मिनट, एक महत्वपूर्ण बात, नरेंद्र मोदी नहीं थे। एक महत्वपूर्ण बात जो शेष नारायण जी ने कही, अवनीश जी को भी और आईपी सिंह को भी, ये दोनों, आप दोनों से सवाल है मेरा, क्योंकि आज संगीत सोम पे विषय पे डिबेट हो रहा है और बीजेपी के ध्रुवीकरण पर सवाल है, इसलिए मैं फिर से एक बार जो बात शेष नारायण जी ने कही, आपकी बात के बीच में शायद वो एक लाइन दब गई, आप इंडोर्स कर रहे हैं जो संगीत सोम ने कहा? बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा, आपने चाचा आजम खान का नाम लिया। आप चाचा आजम खान तो वो है ना, बिल्कुल पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है ना। नहीं, आप बताइए जिसके बारे में कहा, तो इसका मतलब आजम खान गलत है, संगीत सोम भी गलत करेंगे। वो ये आजम खान है जो यूएनओ गए थे चिट्ठी लेकर के। आजम खान गलत करेंगे तो संगीत सोम भी गलत करेंगे। मैं वही कह रहा हूं। मैं आपको, इसकी कमीज गंदी है तो मैं अपनी कमीज और गंदी दिखाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। एक सांप्रदायिक व्यक्ति की आलोचना करने के लिए आप सांप्रदायिक व्यक्ति की आलोचना, आप बताइए ना। आप आलोचना नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप डरा रहे हैं। क्या डरा है उसमें? 8 अत्याचार का एक-एक का हिसाब लिया जाएगा। क्या बताइए ना, मैं सुनाऊं दोबारा? बताइए ना, दोबारा सुनाइए ना। संगीत सोम के कुछ बयान है, मैं चाहता हूं कि उसी जिस पर, हाँ बिल्कुल उसी पे बताइए। उनको दोबारा सुना देता हूं। गलत होगा तो मैं उनको दोबारा विरोध करूंगा। उनको दोबारा सुना देता हूं। आईपी सिंह जी के लिए और अवस्थी जी, सुनाइए। सुनते हैं क्या कहा था संगीत सोम ने। जिस दिन सरकार बनेगी, 887 लड़के जो आज मुजफ्फरनगर जेल में बंद है, आपका भाई उन्हें जेल से बाहर निकालने का काम करेगा। ये मैं वादा कर पाया हूं उनसे, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। आपकी का, आप पे हुए एक एक अत्याचार का हिसाब लिया जाएगा, और जिस जेल में आप बंद रहे हैं उसी में आपके चाचा आजम खान को जेल में डाला जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया कि जो भी लड़की 10वीं 12वीं पास करेगी उसे 30,000 रुपया दिया जाएगा। दिया क्या किसी की लड़की को? बताइए मिला क्या किसी को? झिटकरी में मिला क्या किसी की लड़की को? अरे मिलेगा कैसे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी एक लाइन डाल देते हैं नीचे, 30,000 तो मिलेगा लेकिन एक वर्ग की लड़की को मिलेगा। मुझे ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। आपने देखा होगा कि हजारों करोड़ रुपया लगाकर गाजियाबाद में हजारों करोड़ रुपया लगाकर हज हाउस बना दिया, जिस हज हाउस की कोई जरूरत नहीं, वो केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए हजारों करोड़ रुपया लगा दिया। लेकिन 4 साल से सरधना का विधायक 5 साल से एक मांग कर रहा है कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्रा वो कांवड़ यात्रा है। अरे मुख्यमंत्री जी कुछ कांवड़ हाउस भी बना दीजिए। जो मारने वाले 7-7, 8-8 लोग थे, पुलिस के डीएम एसपी ने तुरंत
उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप जानते होंगे कि गिरफ्तारी के बाद थाने से उन्हें जबरदस्ती इस सरकार में बैठे हुए काबीना मिनिस्टर आजम खान ने छुड़वा दिया, जिनके कपड़े खूनों में सने हुए थे। बोलो बिल्कुल बोलिए। अखलाक आप भी आप बोल सकते हैं। नहीं, अब सुनिए ना, अखलाक के बेटे को 45 लाख रुपए मिलता है। नहीं, आपने कहा साउंड बाइट। आपके लिए भाई मैंने आपके लिए 3 मिनट दिए, आपको इस पे बात करनी पड़ेगी। अब आप अखलाक में जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या कहा कि एक वर्ग को जो मुआवजा मिलता है, अगर आपके लिए धर्मनिरपेक्ष है, सबको एक सा मुआवजा मिलता है, तो जो आप इंडोर्स कर रहे हैं। आगरा के उस आदमी को भी उतना मुआवजा मिलना चाहिए था कि नहीं? आप इंडोर्स कर रहे हैं। मैं इंडोर्स आप करिए। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। सुमित जी, आप ये मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। आप इंडोर्स करिए ना, लेकिन बच के मत निकलिए। आप डंके की चोट पर बोलिए कि मैं इंडोर्स करता हूं जो कुछ कहा संगीत सोम ने। नहीं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, निंदा करता हूं। बिल्कुल, एक लाइन लीजिए ना। संगीत सोम किया तो निंदा करो या इंडोर्स करो। धर्मनिरपेक्षता ये कहती कि धर्म के आधार पर मुआवजे में अंतर नहीं होना चाहिए। आप कह दीजिए कि नहीं होगा, तो आप कह दीजिए आप नहीं होगा, इसीलिए कह दीजिए आप नहीं होगा। अगर अखिलेश की सरकार ने, अखिलेश यादव ने गलत किया, आप ये कहिए, तो संगीत सोम को गलत करने का अधिकार है। ना, संगीत सोम भी वही काम करेंगे। उन्होंने ऐसा किया। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आपकी सरकार है ना कई राज्यों में। दोनों को एक सा मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दोनों को एक सा बिल्कुल कहा, इसमें सांप्रदायिकता, बिल्कुल कहा, इसमें सांप्रदायिकता वहां थी जहां उन्होंने कहा 887 को छुड़ाया जाएगा, एक अत्याचार का बदला लिया जाएगा, चाचा आजम खान को उसी जेल में डाला जाएगा। अरे आप कोर्ट लगे क्या? आप सुप्रीम कोर्ट है क्या? अपनी मीडिया की रिपोर्ट देख लीजिए, जहां चाचा आजम खान जो है, मैं चाचा नहीं कहता, आजम खान जी थाने में जाकर के किसी को छुड़वा के लाए थे कि नहीं? अरे भाई सच है कि नहीं? तो आप कानून हो गए हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या कानून हो गए हैं क्या? पुनिया साहब बोल रहे हैं। कानून में नहीं हुआ, कानून तो मालदा में हुआ है, कानून तो दूल्हागढ़ में हुआ है, वो कानून है सब कुछ। आपको वो मामला उठाना, आप उठाइए, बिल्कुल उठाइए, उसको लेके बहस करिए, मैं उससे कतई इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं कहता नहीं, पर आज ये कह के कश्मीर की जो मालदा में हुआ, इसलिए संगीत सोम नहीं, बिल्कुल गलत है, संगीत सोम इनोसेंट है, इसलिए सही नहीं है वो, इसलिए सही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर हज हाउस राजीव राय कावड़ हाउस बना, अरे तो आपकी सरकारें हैं ना 14 राज्यों में, क्यों नहीं कावड़ हाउस बनवाए? बीजेपी की सरकारें नहीं 14 राज्यों में, एक भी जगह कावड़ हाउस बनवाया क्या? एक सेकंड में, आपको यूपी में चाहिए कावड़ हाउस? मैं बताता हूँ ना, राजस्थान में नहीं चाहिए। अखिलेश की तो सरकार है ना। अरे राजस्थान में नहीं चाहिए कावड़ हाउस, वसुंधरा ने बनवाया कावड़ हाउस? अजी बात कर रहे हैं वहाँ हज हाउस बन रहे आप, हैं, जानबूझकर कम्युनलाइज कर रहे हैं, बन रहे हैं, आप कम्युनलाइज कर रहे हैं, हाउस बन रहे हैं, आप कम्युनलाइज कर रहे हैं। नहीं, राजीव राय, दोनों के लिए बने, राजीव राय, दोनों के लिए बने, ये मांग करना सांप्रदायिक। राजीव राय दुनिया साहब हज हाउस सब जगह बने, मध्य प्रदेश में ही बना, बिल्कुल बने ना, उन्होंने विरोध नहीं किया हज हाउस का, उन्होंने राजीव जी मैं आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश राजस्थान ने कावड़ हाउस कहाँ बना है? अरे भाई हज हाउस जहाँ बनवाने की बात हो रही है वहाँ के लिए कर रहे हैं वो। ठीक है पुनिया साहब, आप भी वही बात कह रहे हैं जो मैं इनसे पूछा था, इसका जवाब नहीं है लोगों के पास। आईपी सिंह चुपचाप धोनी दबा के बैठ गए। मैं आऊंगा, आईपी सिंह बोलिएगा मत। राजीव राय सुमित जी, राजीव राय, मैं ये सुनिए ना, राजीव राय मैं आप ही से पूछ रहा हूं, और ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये बात बार बार पूछी जाएगी। आजम खान साहब के जो बयान आते हैं वो चीजों को डिफ्लेक्ट कराते हैं आपके विकास के कामों से। आप कितना भी एक्सप्रेस वे बना लीजिए, लेकिन आजम खान के वो बयान हमेशा याद किए जाएंगे जो उन्होंने अतीत में कहे हैं कि करगिल की लड़ाई तो मुसलमान सैनिकों ने जिताई। उन्होंने क्या कहा, मैं अगर एक एक चीज को बोलूंगा तो मैं चीजों को कम्युनलाइज करता हुआ दिखाई दूंगा, लेकिन आपकी पार्टी ने भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। राजीव राय। सुमित जी, दो बातें मैं कहूंगा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मैं उस बात से भाग नहीं रहा हूं। उससे पहले मैं अवस्थी जी से सिर्फ एक बात जानना चाहता था, और उम्मीद करूंगा जो उन्होंने अपने बोलने से पहले ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था मेरे पर भी लागू होगा कि जब मैं बोल रहा हूं तो नहीं बीच में टोकेंगे। उनको संगीत सोम के किसी बयान में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, तो क्या इस बात को मानते हैं कि आप इतने भीतर से जर्जर और खोखले हैं कि आपके पास इस बात को कहने के लिए जनता के बीच में नहीं है कि आपने 5 साल विधायक के रूप में क्या किया और आगे 5 साल क्या करेंगे? आपके पास सिवाय दंगों की, सिवाय जाति धर्म की, सिवाय बदले लेने की, सिवाय कानून से ऊपर बैठने की, सिवाय सुप्रीम कोर्ट बन जाने की कुछ भी कहने को नहीं है। कम से कम इस बात के लिए माफी मांग लीजिए अगर आपको कुछ भी नहीं लगता है तो। ऐसा नहीं हो सकता, इंडोर्स भी नहीं करूंगा, और सुमित अवस्थी के प्रोग्राम का टाइम हाईजैक करके सुमित अवस्थी के प्रोग्राम का टाइम हाईजैक करके 2 लोग बैठकर बोलते रहेंगे और वही बात करेंगे जो संगीत सोम ने वहां किया, मीडिया पर करेंगे।
आप आजम खान थोड़ा पे संस्कार सीख लीजिए ना, राजीव अपने राय, थोड़ा संस्कार सीख आजम लीजिए। खान पे बोलिए पता ना। ना कौन से स्कूल से पढ़कर आए हैं आप राजीव क्या राय, दिखाकर बिता गया। आईपी सिंह, एक मिनट, आईपी सिंह इसके बाद। बोले दीजिए, सुमित ने आईपी मुझसे सिंह, सवाल किया, प्लीज, आईपी उसका सिंह। जवाब दूंगा मैं। सुमित ने मुझसे एक सवाल किया, उसका जवाब दूंगा राजीव मैं। राय, आजम आप खान मेरे पे को बोलने बोलिए। दीजिए। आजम खान भी जी, मजहबी मैं सुन रहा सियासत हूं। करते हैं सुमित- और आपके सुमित लोग जी, उनको इंडोर्स करते हैं, सुमित उन पे जी- कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। नहीं राजीव सुमित राय। जी, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अपने IBN 7 का रिकॉर्ड देख लीजिए, कहीं अगर बयान ऐसा नहीं रहा होगा जिसको मुख्यमंत्री जी ने उसी समय क्लेरिफाई कर दिया, चाहे जिस घटना का आपने जिक्र किया था उस घटना पर भी मुख्यमंत्री का बयान आया था। आप अपनी मीडिया पर देख लीजिए, नहीं आलम, क्या बात कर रहे हैं राजीव राय? वाले मामले पर सुप्रीम मुख्यमंत्री कोर्ट का के बयान बयान आया पे था, डांट खानी पड़ी, माफी मांगी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। और जो यहाँ कहा ये होता विक्टिम है को लेकर कि मोदी उन्होंने। जी से लेकर नीचे कैसी तक बात कर रहे हैं आप राजीव मैं राय? तो कभी बैठकर राजीव किसी राय, बात आप नहीं में किया, और आईपी किसी सिंह में को कोई बात अंतर नहीं है आज की करने तारीख में में। किया। राजीव राय, आप में और आईपी सिंह में कोई अंतर नहीं है। आप भी वही काम कर रहे हैं जो आईपी सिंह कर रहे हैं। आप भी डिफेंड कर रहे हैं गलत आदमी को। बोलिए, आलोचना करिए। नहीं, मैंने बोला नहीं डिफेंड कर रहा। सुमित अभी भी बोला, कभी डिफेंड करते हुए सुना मुझे? सुमित जी, कभी डिफेंड करते हुए सुना? क्या मुख्यमंत्री का बयान उसने कारगिल वाले मामले में तो पार्टी का आपके मंत्री है, मुख्यमंत्री ने कहा अरे बाहर करिए पार्टी से। सैनिक शहीद हुए वहां, मैं सुनाता हूं। दिखाया था, आपने नहीं दिखाया था। मैं दिखाता हूं, फिर दिखाता हूं आपको। राजीव राय, दर्शकों की याददाश्त छोटी नहीं है, आपकी याददाश्त शायद छोटी होगी। मैं दिखा देता हूं। आजम खान ने क्या कहा था करगिल के बारे में, दिखाया जाए एक बार। यहीं पर प्ले किया जाए राजीव राय के लिए। सुनिए। मोहब्बत करो, इसलिए मोहब्बत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। अजीब, ये जो लड़के मारे गए थे तमाम, विजयंता और तमाम लड़के मारे गए थे वहां, जो जिनके घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए थे, वो सब मुसलमान थे और हर हिंदुस्तानी वहां लड़ रहा था। ये आदमी इस तरह का बयान दे रहा है और उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और मुख्यमंत्री इस बयान की निंदा करते हैं कि नहीं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इस बयान की निंदा करते हैं कि नहीं? सहमत हूँ ये वहां पर लड़ने वाला हिंदू था कि मुसलमान था? ये जो बातें कह रहे हैं, आप क्यों नहीं इनकी निंदा करते हैं? उस घटना के मैं बेबाकी के लिए जाना चाहता हूँ। मैं बेबाकी के लिए उस घटना के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था उस बयान को दिखा दीजिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, फर्क है हमारे लिए। नहीं राजीव राय, बीजेपी के भी 4 सांसदों ने आलोचना की है आज के संगीत सोम के बयान की, सत्यपाल सिंह वगैरह ने। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव के आलोचना कर देने से बात नहीं खत्म होगी। कार्रवाई आजम खान पार्टी के अंदर हैं। आजम खान इस बयान के बाद भी तमाम बयान दे चुके हैं। ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं कार्रवाई करते? होली खेलना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी दोनों खून के होली खेलना चाहती है। अरे भदौरिया साहब, आप जाके गुजरात में प्रचार करते हैं, आप उनके साथ सरकार बनाते हैं और आप भी बोलने के हकदार हो गए। कम से कम पैनल में और राजीव राय बच्ची मत, आप तो मत बोलिए। राजीव राय बच्ची मत, आजम खान में जवाब दीजिए। राजीव राय, सुधींद्र भदौरिया की बातों के पीछे छुपिए मत, जवाब दीजिए आजम खान के बारे में। उसी मोदी जी का प्रचार, सीधा सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, आजम खान के बारे में जवाब है कि नहीं आपके पास? गए थे गुजरात में, उसी मोदी जी के साथ, उसी भारतीय जनता पार्टी वही स्थिति जो आईपी सिंह की थी, वही स्थिति राजीव राय की है। पीएल पुनिया साहब, आप शांति से मत बैठिए। मैं आऊंगा आपके पास। पुनिया साहब, शांति से मत बैठिए, आपका इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जा रहे हैं, 24 घंटे के बाद घोषणा हो सकती है। इन परिस्थितियों में आप आजम खान साहब की आलोचना करते हैं कि नहीं करते इस बयान की? साफ साफ पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, राजीव राय जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री जी उसका खंडन कर चुके हैं, उस पर बयान दे चुके हैं, तो क्या बात करेंगे? आप इनकी बात कर रहे हैं, संगीत सोम की बात कर रहे हैं, संजीव बालियान की बात कर रहे हैं। उनको तो उनके बयानों में उनका दंगा कराने के लिए जो 2014 के चुनाव के दौरान में जो प्रचार में आए थे नरेंद्र मोदी जी, उनके मंच पे उनका अभिवादन किया गया, इसीलिए किया गया। तो आप जान लीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो वास्तव में समाज में घृणा फैलाने का काम करते हैं, जहर फैलाने का काम करते हैं। ये भी तो जान लीजिए अच्छी तरह से। और मैं कतई समर्थन नहीं करता उनका, आजम खान साहब का, और मैं उसको भी रिकॉर्ड में लेना चाहता हूं। इमरान मसूद का, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इमरान मसूद का मोदी जी की बोटी बोटी की बात कही थी इमरान मसूद ने, आपको याद है कि नहीं? आपकी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष बना देंगे इमरान मसूद। इनाम मिला उनको भी, राहुल गांधी ने जाके उनको मंच पे बुलाया था उस बयान के अगले दिन, मुझे अच्छे से याद है।
अगले दिन नहीं, वो जब उन्होंने बयान दिया था वो हमारी पार्टी में नहीं, 2 दिन बाद बुलाया था, अगले दिन नहीं बुलाया। ये जी का ये डिफेंस है। नहीं, बहुत पहले की ये बात डिफेंस कर रहे हैं, अगले दिन नहीं 2 दिन बाद बुलाया था उनको। वो बयान उन्होंने भले ही बहुत दिन पहले दिया हो, लेकिन वो वीडियो क्लिप सामने आने के 24 घंटे के बाद राहुल गांधी ने उनका सम्मान किया उनके इलाके में जाके। मैं सुना देता हूं आपको, देखिए क्या कहा था इमरान मसूद ने। इसीलिए कह रहा हूं मजहबी सियासत है ये, हर पार्टी का रंग कैसा है। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, रोटी काट देंगे छोटी छोटी। इनको आपने सम्मानित किया, इनको आपने अपनी पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया अभी 3 महीने पहले। अब ब्रिजेश अवस्थी देखिए सुमित जी, मैंने बात इसलिए यहाँ से शुरू की थी कि इसमें आइसोलेट करके देखेंगे। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि इस जगह पर, इस सहारनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने % मुसलमान हैं, इससे ज्यादा सांप्रदायिक बात क्या हो सकती है। उसको उपाध्यक्ष बनाया जाता है, वो आदमी जो उपाध्यक्ष बनाता है वो दूसरे की सांप्रदायिकता को देख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में लगातार अल्पसंख्यकवाद की राजनीति चल रही है। अगर व्यापक रूप से सोचें तो इस अल्पसंख्यकवाद की राजनीति की अल्पसंख्यकों के वोटों को कैसे ग्रैब कर लिया जाए, क्योंकि इमाम साहब उनके लिए। ब्रिजेश जी, आई एम सॉरी, आपकी बात सही हो सकती है, पर संगीत सोम को अधिकार नहीं मिलता कि इमरान मसूद ने गलत किया, आजम खान ने गलत किया तो मैं भी गलत करूंगा। अरे मैं संगीत सोम को तो नहीं मिलता, लेकिन पीएल पूनिया को भी ये हक नहीं मिलता, पीएल पूनिया को भी हक नहीं मिलता कि संगीत सोम की आलोचना करें। अगर आंख फोड़ेंगे आप, जिसने किसी की आंख फोड़ी दूसरे की आंख फोड़ते जाएंगे तो पूरा देश अंधों का देश हो जाएगा। बिल्कुल आप इस पे लगाम लगाइए, चाहे लगाने के लिए लगाम लगाने का मतलब ये है। महाराज बात सुन लो, जो आजम खान हो, चाहे इमरान मसूद हो, और चाहे ये सरधना का एमएलए हो, ये लोग 84 का सिंह नरसंहार भी हो। 2013 के दंगे के बाद आगरा में इसको माला पहनाने की प्रधानमंत्री उम्मीदवार से कराई गई थी। तो आप लोग कृपया देश के हित में इस तरह के लोगों को, इमरान को भी, आजम खान को भी और इस विधायक को भी, इन सबकी निंदा करिए। और अगर आप नहीं करते तो हम ये मानेंगे कि आप उनके साथ हैं। शेष जी के इसी नोट के साथ मैं इस डिबेट के साथ को यहाँ पे अंत करूंगा और दर्शकों से अपील करूंगा, खासकर वो दर्शक जिनको वोट डालना है, वो ध्यान रखे कि कौन आपके इलाके में चीजों को पोलराइज कर रहा है और उनका क्या हश्र करना चाहिए, वो आपके हाथ की उंगली तय कर सकती है जब आप वोट डालने जाएंगे। इसी नोट पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार नतीजे बने रहिए मेरे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हैशटैग मजहबी सियासत, संगीत सोम के भड़काऊ बयानों पर यह डिबेट हो रहा था, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जो लांछन लगा रही थी वो खुद उस आंचल में आती गई कि वो भी मजहबी सियासत करती हैं। सवाल हालांकि था कि क्या संगीत सोम के जरिए भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। हजारों की संख्या में जवाब आए हैं। एसएमएस 21% हाँ कहते हैं, 78% नहीं में जवाब देते हैं, और वहीं ट्विटर पर 29% हाँ कहते हैं, 71% नहीं में जवाब देते हैं। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि संगीत सोम के बयानों से बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया का दर्शक वर्ग का ये पोल है। भले क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टी पर इल्जाम लगते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के आजम खान हो या फिर कांग्रेस के इमरान मसूद, कि वो भी इस तरह के बयानबाजी, या फिर खुद बहन मायावती, वो भी सांप्रदायिक राजनीति करती हैं। केवल बीजेपी पर दोषारोपण करना गलत होगा, ये दर्शकों की राय से साफ होता है। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में इतना ही। गुड नाइट।